अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 7वीं वर्षगांठ है और ऐसे अवसर पर हमारे बीच में योग के लिए समर्पित और योग को सहज और विराट रूप में प्रस्तुत करने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता पद्मश्री आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। पिछले 3 वर्षों में जब हम 2019 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे थे तो इंडिया गेट के सामने उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ था। पिछले वर्ष जब कोरोना की महामारी थी तब प्रत्यक्ष कार्यक्रम पूरे देश में एक ही हुआ था, वो पुराने किले पर हुआ था। बाकी सभी लोगों ने अपने घरों से योग अभ्यास करके अपने अवसर पर योगदान दिया था। इस वर्ष भी कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय ने 75 स्मारकों पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए और तय किया कि 21 लोग हर स्मारक पर अपना कार्यक्रम करेंगे। और उसके पीछे जो उद्देश्य था कि आजादी के 75 वर्ष का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसलिए आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए एएसआई के जो भी हमारे स्मारक हैं वो हमारी आइकनिक साइट्स या टेंटेटिव लिस्ट में आने वाले स्थान, उन पर योग का कार्यक्रम करके योग धरोहर की दृष्टि से हम उस कार्यक्रम को प्रचारित करें ताकि जनता दोनों बातों को समझ सके। योग अपने आप में विरासत है, लेकिन जो हमारी मूर्त विरासत है उनकी भी चर्चा इसके साथ में जुड़े, ये उसका उद्देश्य था। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योगा फॉर वेलनेस का स्लोगन दिया और उस स्लोगन के साथ में आज सारे कार्यक्रम पूरे देश में हुए हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस महामारी के पहले और महामारी के बाद पूरी दुनिया में जो चर्चा है डिप्रेशन को लेकर या पोस्ट कोरोना लोगों के साथ कैसे बर्ताव हो, उसका स्थायी समाधान अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है। वो चाहे योग के रूप में हो, चाहे आयुर्वेद के रूप में हो या आयुष के रूप में हो। मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते भी ये बात पहले चरण के बाद बड़ी जोरदारी के साथ कहता था। वो मैं प्रधानमंत्री के 3 बातों का उसमें उल्लेख करता था। पहला था कि जब उनने योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता दिलवाई, जो उनकी तपस्या का भी परिणाम है और आप जैसे साधु संतों के जो वर्षों से इस कार्य में निष्काम भाव से, परोपकार के भाव से लगे थे और वो परिणति आई और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार्यता मिली। और न सिर्फ स्वीकार्यता मिली बल्कि पूरी दुनिया ने उस कार्यक्रम को अपने अपने ढंग से संपन्न भी किया और ये भारतीय संस्कृति के मान बढ़ाने वाला काम था। दूसरा, जब पहले चरण में जब कोरोना की बीमारी महामारी पूरे दुनिया में फैली तो भारत एकमात्र देश था जिसने 150 से ज्यादा देशों को, जिसमें ताकतवर अमेरिका भी था और जरूरतमंद ब्राजील जैसे देश भी थे, उनको दवाइयां पहुंचाकर अपनी उस सनातन परंपरा का काम किया जो हमारे ऋषि मनीषी साधु संत कहते रहे। 2 रोटी आपके पास हो, कोई भूखा सामने आ जाए तो एक उसको देना, एक से अपना काम चलाना। हम इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी जरूरतमंद है, लेकिन हमने उसके बाद भी एकमात्र भारत ही ऐसा देश था जिसने प्रधानमंत्री की अगुवाई में दूसरे देशों की मदद की। और तब मैंने बीच के जो गैप था जिसमें विदेशी पर्यटक तो नहीं आया लेकिन स्वदेशी पर्यटकों की जो गति रही, उस समय मैं ये मानता था कि टूरिज्म में, पर्यटन में परसेप्शन की लड़ाई बहुत है। हमारे खिलाफ दुष्प्रचार बहुत होता है। कुछ हमारी गलतियों से हो तो हम उस गलती को सुधारने का काम करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि परसेप्शन बिगाड़ने वाली ताकतें काम करती रही हैं और उस दृष्टि से मैं सोचता था कि परसेप्शन ने काफी ऊंचाइयां छुई हैं। तीसरा उदाहरण मैं देता था कि जब वो पहली महामारी थी, अनेक देश के पर्यटक इस देश में थे, वो भारत में अपने आप को सुरक्षित मान रहे थे और वो अपने देश में जाने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय पर्यटन मंत्रालय ने पोर्टल स्टार्ट किया था, जो बाहर जाना चाहता है, अपने घरों में वापस करना चाहता है, हमने उसकी मदद का प्रयास किया था। तब ये अनुभव हमारे सामने आया। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति,
हमारे वो सारे तरीके लोगों के जहन में इतने, मन में इतने प्रगाढ़ता के साथ में बसे हुए हैं कि वो मानते हैं कि ये स्थायी समाधान है। लेकिन जो दूसरा लहर कोरोना की आई, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, वो परिस्थितियां वर्तमान में अभी भी जस की तस है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में आज एक वाक्य का प्रयोग किया कि हम प्रमाद से परोपकार तक की यात्रा योग के माध्यम से कर सकते हैं। योग सहयोग देने के लिए है। और उन्हें यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कल हमसे अपेक्षा की है भारतवर्ष से, कि योग की एक छोटी छोटी सीढ़ी बनाकर दुनिया को दी जाए ताकि लोग डिप्रेशन से बाहर आ सके। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति की इस विधा की और भारतीय संस्कृति की ये बेहद बड़ी सफलता है। और मैं मानता हूं कि हम जब कभी कल्पना करते थे अपने विचारधारा की दृष्टि से या विचार के मंथन में, तो हमेशा हम बचपन से छात्र राजनीति से कहते आते थे कि भारत माता विश्व गुरु के पद पर बैठे, हम वो अपनी आंखों से देखें। मुझे लगता है कि यह कालखंड एक तरफ चुनौतियों भरा है, लेकिन समाधान इसी देश की धरती पर है। और उसके लिए जो वर्षों से काम किया गया है, उसमें से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की जो अपनी उपस्थिति है वो दिखती भी है। इस स्लाइड्स में भी पूरी दुनिया में जो प्रभाव दिखता है, जो उपस्थिति दिखती है, ये हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाली है। और इसलिए मैं इस अवसर पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन है, जो उन्होंने कहा है कि प्रमाद से लेकर हम परोपकार तक के इस मार्ग पर योग के माध्यम से जा सकते हैं, मुझे लगता है ये अवसर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। मुझसे कहा गया था कि मैं सबको प्रश्न पूछूं। प्रश्न जैसी बात तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बार मेरे गुरुदेव परम पूज्य शिवासी से मैं सत्संग कर रहा था, उसी समय टीवी पर योग का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रारंभ हुआ था। ये वर्षों पुरानी बात है। उनने मुझसे एक सवाल किया था, वो सवाल को मैं जस का तस, क्योंकि मैं उसका उत्तर बहुत आसानी से दे नहीं पाया। उन्होंने मुझसे कहा कि योग निरोग करने का की पहली सीढ़ी है, शरीर को स्वस्थ करता है, लेकिन ये मुकाम नहीं है, ये मंजिल नहीं है, ये एक प्रारंभिक ज्ञान है। अगर हम पढ़ते हैं तो शिक्षा से हमें डिग्री मिलती है, लेकिन हम नौकरी करें या ना करें, लेकिन शिक्षित तो हो ही जाते हैं। योग की शुरुआत है शरीर का स्वस्थ होना, और उसके बाद फिर हम जिन चरणों की तरफ आगे बढ़ते हैं वो हमारी आध्यात्मिक परंपराओं में अनेक परंपराएं हैं, उसमें एक आप भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन बात आती है पात्र की और कुपात्र की। ये फैसला करना हमारा काम नहीं है, लेकिन जब कभी ऐसे लोग जिनकी मनस्थिति बदल जाती है, जो आतंकवाद के हथियार छोड़कर अलग चले जाते हैं, लेकिन योग और शरीर का स्वास्थ्य, भारतीय परंपरा में तो हम किसी के साथ भेद नहीं करते, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से देश और दुनिया के किसी भी मानव में हम भेद नहीं करते। लेकिन गुणदोष के आधार पर जो चारित्रिक पतन से ग्रस्त लोग हैं, क्या ऐसे लोगों को यौवन देना या बाकी चीजें करना ये ठीक होगा? जब किसी संत के सामने कोई जाता है तो संत की अपनी दृष्टि होती है, संत की अपनी सावधानियां होती हैं, लेकिन जो बाकी लोग प्रैक्टिस कराते हैं उनके साथ ये पैमाने नहीं होते हैं। आपके सामने कोई जाएगा तो आपकी तपस्या से, आपके प्रभाव से वो अपने अवगुण को छोड़ देगा। आपकी नजर भी इतनी पैनी होती है कि आपको पता होता है कि इसको किस चरण तक पहुंचाना है। लेकिन जो व्यावसायिकता के आधार पर योग के गुरु या योग के प्रशिक्षक, गुरु कहना तो ठीक नहीं होगा, योग के प्रशिक्षक जिस प्रकार से योग को बांटने का काम करते हैं, उसमें ये संकट सदैव बना रहेगा कि हम स्वस्थ शरीर किस प्रवृत्ति को लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसे में कई बार ये नई चुनौती भी सामने आ सकती है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न है, मैं प्रश्न तो से नहीं मानता, लेकिन ऐसी चीजों को संज्ञान में लेना आप जैसे महापुरुषों के लिए जरूरी है। भारतीय परंपरा में जो मनीषी माने जाते हैं, जो आचार्य की श्रेणी में आते हैं, उन सबके सामने सावधानी की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। आप जो दृष्टिकोण रखते हैं, आपकी चर्चा में, आपके उद्बोधन में, आपके प्रवचन में वो मुझे मिलेगा। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।